सेहतमंद पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन पे, जो कि कोरोना वायरस की एक नई तब्दील शुदा शक्ल है और दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है। 21 दिसंबर को WHO की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ये तकरीबन 106 ममालिक में फैल चुका है और अब ये दूसरे ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के ज़रिए ही नहीं बल्कि लोगों के मेल मिलाप के ज़रिए एक दूसरे में से फैल रहा है। ओमिक्रॉन से पहले मौजूद डेल्टा, अल्फ़ा, बीटा और गैमा वायरसों की निस्बत ये कितना मुख्तलिफ है? इन तब्दीलियों का क्या मतलब है? क्या ये कोरोना के डेल्टा वायरस की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है? लोगों को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हुकूमत को इस सिलसिले में क्या इक़दाम करने चाहिए? और ये कि ये किस तरह पता चलता है कि अब ओमिक्रॉन फैल रहा है? क्या आम टेस्टों के ज़रिए इसका पता चल जाता है या इसके लिए कोई मखसूस तहकीक करनी पड़ती है? आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम इन तमाम सवालात के जवाबात अपने माहिरीन से हासिल करने की कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में पाकिस्तान के लोगों से भी उनके सवालात, उनके ख़यालात और उनकी परेशानियाँ सुनेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर राना सफदर, जो कि वफाकी सतह पे डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैं और एक बहुत मारूफ एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हैं। और हमारी दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर ज़हरा हसन, जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी एंड लेबॉरेटरी मेडिसिन में काम करती हैं और अपने शोबे में बहुत बड़ी माहिर समझी जाती हैं। आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे नाजरीन के लिए ये बताइए कि ओमिक्रॉन है क्या? जब हम ये कहते हैं कि ये वेरिएंट है या इसकी तब्दील शुदा शक्ल है, तो इससे क्या मुराद है? ओमिक्रॉन जो है वो बेसिकली एक कोरोना वायरस जो है उसकी एक तब्दील शुदा शक्ल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वायरसेस जो हैं और ख़ास तौर पे जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, ये तेज़ी के साथ अपनी जो उनकी जेनेटिक उनकी कंपोजिशन होती है उसको ये चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से इनको मुख्तलिफ़ किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइवल का एडवांटेज मिलता है। ये ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं, ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो फल फूल सकते हैं और रिज़ल्टेंटली उसके लिए जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती हैं वो उसमें बीमारियों का इजाफ़े का बायस बनते हैं और उसके साथ ही साथ जो उसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है और खुदा न खास्ता अमवात भी हो सकती है और बीमारी भी तेज़ी से फैल सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि पहले हम सुन रहे थे डेल्टा, उससे पहले था अल्फ़ा, बीटा, गैमा। तो दो बातें फ़ौरी तौर पे इंसान के जहन में आती हैं। पहली बात ये कि क्या इसके बाद भी कोई वेरिएंट्स आएंगे, नंबर एक, और नंबर दो ये कि ये वेरिएंट जो है जिसको हम अब ओमिक्रॉन कह रहे हैं, ये इस तब्दीली का मतलब क्या है? जी, कोरोना की वबा या कोविड-19 की जो बीमारी है, इसकी वबा के फैलने और इसकी बीमारी के शिद्दत के हवाले से ओमिक्रॉन को हम कहाँ प्लेस करेंगे? ओमिक्रॉन के हवाले से मैं ये ख़ास तौर पे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो अभी तक, चूँकि ये अभी रिलेटिवली नया वेरिएंट है, इसके हवाले से दुनिया भर में कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है उसको जमा किया जा सके और उसके एनालिसिस की बेसिस पे इसके ऊपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिस तरह के हम बाकी वेरिएंट्स के बारे में हमने किया था। लेकिन अभी तक इसके मामले में जो चीज़ हमारे सामने आई है, अभी तक की एविडेंस, उसके मुताबिक ये हमारा जो ट्रेडिशनल वायरस जो हमने अभी लास्ट फेस किया था, डेल्टा वायरस, उससे ये तकरीबन 8 से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है। 8 से 10 गुना ज़्यादा। तो जिसका मतलब ये है कि ये जो है वो नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है और जो लोग इन्फेक्ट होते हैं वो उनका जो अगला इन्फेक्शन के बाद का जो अमल है, जो उनके अंदर तोड़ फोड़ का अमल शुरू होता है, जिसके नतीजे में बीमारियाँ, मुख्तलिफ सिम्टम्स पैदा होती हैं, वो फिर इसी से सारे का सारा उसका ट्रांसमिसिबिलिटी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उसके अलावा जो दूसरा किसी भी वेरिएंट के बारे में जो हमें कंसर्न हो सकता है, वो उसकी एबिलिटी है टू कॉज सीरियस डिजीज़, कि वो कितनी जो है वो मर्ज़ के अंदर किस हद तक शिद्दत ला सकता है। नेचुरली इसके ओमिक्रॉन के हवाले से भी इसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है।
अभी तक हमारे पास जो मालूमात हैं, जो डाटा है, वो अभी भी बहुत इब्तदाई सतह पे है, लेकिन जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस सामने आया है उसके नतीजे में बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि ये इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसकी शिद्दत थोड़ी सी कम होती है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम कुछ बातें की हैं और उन नुकात को लेके कुछ और सवालात इसमें से निकलते हैं। मैं वो वापस आपके पास आऊँगा, लेकिन आपने एक जगह जेनेटिक्स का भी जिक्र किया है। तो हमारे साथ डॉक्टर ज़हरा हसन हैं। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को सबसे पहले आसान लफ्ज़ों में ये समझाने की कोशिश करें कि ये पता कैसे चलता है कि वेरिएशन हो गई है वायरस के अंदर, और कब आपको ये पता चलता है और कैसे पता चलता है। ये ज़रा जो एक मिथ है, इसको तो ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ हमारे नाजरीन के लिए सादा लफ्ज़ों में अगर आप बयान कर सकें। जो SARS-CoV-2 है, ये वायरस है जो कोविड-19 कॉज कर रहा है और हम इसको 2 साल से देख रहे हैं। तो हमने जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न देखे हैं, हर दफ़ा जब नया वेरिएंट आया है, पहले अल्फ़ा देखा था, फिर बीटा, फिर गामा और फिर डेल्टा, तो ये वेरिएंट्स जो है ना पिछले वेरिएंट्स से बेहतर फैलने के लिए अडेप्ट हुए थे। आपका जो सवाल था कि हम कैसे देखते हैं इसमें वेरिएशन कैसे देखते हैं, तो जो आम टेस्ट होता है कोविड का, वो उसके लिए हम PCR टेस्ट करते हैं, जिसमें जो DNA होता है या RNA वायरस का, वो बस बताता है कि वायरस है या नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए ये भी वाज़े करें कि आपने ये तो कहा कि PCR का जो टेस्ट है वो तो ये बताता है कि वायरस है या नहीं है, लेकिन ये कैसे पता चलता है कि ये ओमिक्रॉन है या दूसरा कोई वेरिएंट है? इसके लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं और वो कैसे किए जाते हैं और वो कौन लोग करते हैं और ये कहाँ होते हैं? जी, तो वेरिएंट टेस्टिंग के लिए तो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस या रिसर्च लेबॉरेटरीज़ में जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, ज़्यादातर वो इस्तेमाल की जाती हैं। ख़ास टेस्ट होते हैं और वो टेस्टिंग सर्वेलेंस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ताकि समझ में आए जो लोग तहकीक कर रहे हैं वायरस के फैलाव देखने के लिए या उसका इम्पैक्ट देखने के लिए, उनको ये करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपके पास मैं वापस आऊँगा। ये फरमाइए कि एक तरफ जब हम NCOC के अदाद-ओ-शुमार देखते हैं तो सूरत हाल तो बड़ी अच्छी है पाकिस्तान में, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का बड़ा चर्चा है, लोग परेशान हैं। तो ये एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि ये 8 से 10 गुना ज़्यादा फैलता भी है, और दूसरी तरफ हमारे अदाद-ओ-शुमार बहुत अच्छे हैं। तो ये कोई डिस्कनेक्ट सा नहीं है इन दो चीज़ों के दरमियान? इसके बारे में जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि मालूमात जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जमा हो रही हैं, और अभी तक जो है वो ये चीज़ एस्टेब्लिश हो गई है कि जिन कंट्रीज़ में, जिन कम्युनिटीज़ के अंदर ये इसकी बाकायदा तौर पे, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं, लोकल कम्युनिटी, लोगों का एक दूसरे से वबा का फैलना, जब वो शुरू हो जाता है तो उस वक़्त ये बिल्कुल एक रैपिड फायर की तरह से फैलता है। ओके। और उसको एक चीज़ जिसको कि हम एपिडेमियोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं, वो डबलिंग टाइम होता है कि हमारे केसेस जो हैं वो कितनी देर के अंदर डबल होते हैं। यानी अगर आज 100 हैं तो कितनी देर में ये 200 हो जाएंगे? देर में होंगे। और इस हवाले से जो अभी तक अगेन जो इब्तदाई मालूमात हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। इसका जो डबलिंग टाइम है वो सिर्फ 2 से 3 दिन है। ओके। तो इसका मतलब ये कि अगर एक दफ़ा जब इसकी ट्रांसमिशन कम्युनिटीज़ के अंदर एस्टेब्लिश हो जाती है तो उस वक्त बाद इसने बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाना होता है। तो लिहाजा जो इस वक्त तक अगर हम देखें, दुनिया भर को देखें, तो 106 से ज़ायद ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये डिटेक्ट हो चुका है। लेकिन जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है अभी तक वो लार्जली फोकस्ड है यूरोप रीजन में और उसके बाद अमेरिका में। डॉक्टर साहब, अब हम लोगों के पास चलेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि उनके ख्याल में ओमिक्रॉन क्या है और इसके बारे में वो क्या जानते हैं और इसके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। तो आइए सुनते हैं। कोविड का एक किस्म का कोविड ही है, बट उसकी एक मुख्तलिफ किस्म है। ये कोरोना का एक नया किस्म है जो साउथ अफ्रीका से निकला है। वायरस है कोविड टाइप का।
एक नया लहर आ रहा है ओमिक्रॉन के नाम से। कोरोना वायरस की एक टाइप है, कोरोना का नया वेरिएंट आया है जो सुना है कि पहले से ज़्यादा खतरनाक है। ओमिक्रॉन के बारे में हमें कुछ इतना आइडिया तो नहीं है, एक नई वेरिएंट है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ओमिक्रॉन में कोरोना वायरस है और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। कोरोना की एक नई लहर है। आफ्टर डेल्टा वेरिएंट ये नया वेरिएंट है। ओमिक्रॉन इज बेसिकली द फोर्थ वेरिएंट। कोविड का एक वेरिएंट ही है, कोरोना की किस्म है। ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोविड का जिसका ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई है। मुझे कोई इसका खास आइडिया नहीं है। कोरोना वायरस की जो अभी की लेटेस्ट लहर है उसमें सबसे ज़्यादा सख्त इसकी शिद्दत है। पहले जुकाम हो जाते थे तो उस जुकाम को आज कोरोना ही होगी। बस यही जानते हैं कि कोरोना की एक टाइप है बस। मुझे बिल्कुल इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोरोना का मतलब एक अपडेटेड लहर है, उससे ज़्यादा सख्त है। स्ट्रेंथ में कम है डेल्टा से, लेकिन जिस इफादियत से ये फैलता है वो बहुत ज़्यादा है। अभी तो वो मंजराम पर नहीं आया कि उसकी क्या बॉडी पे इफेक्ट होते हैं। इसकी जो विरुलेंस है वो ज़्यादा है। स्प्रेड्स फास्टर, 5-6 times faster, maybe more. फैलता ज़रा ज़्यादा है लेकिन उतना ख़तरनाक नहीं है। It's just a different variant, different symptoms, but ये कि फैलता बहुत ज़्यादा है। इम्यूनिटी सिस्टम को ये कम और बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। यही जानता हूँ कि अफवाह है कि भाई आज कोरोना प्लाना नाम का आ रहा है और आज प्लाना नाम का आ रहा है। फिलहाल तो हम कुछ नहीं जानते, हम कह रहे हैं कि बस नया वेरिएंट आ गया है। It's a virus and it's very dangerous. जो वैक्सीन बनी थी वो इसमें काम नहीं कर रही। जी डॉक्टर साहब, तो आपने लोगों की आरा सुनी। यकीनन आपके जो जवाबात हैं और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो वजाहतें हम दे रहे हैं अपने नाजरीन को, वो यकीनन उनके इल्म में इससे इजाफ़ा होगा। एक बात मुझे ये बताइए कि आप जो थोड़ी देर पहले ये फरमा रहे थे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो अब मुल्कों में शुरू हो चुकी है, और आपने यूरोप की मिसाल दी और अमेरिका। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी एक शख्स से दूसरे शख्स को इसका लगना और उसका डबल हो जाना 2 दिन के अंदर ये शुरू हो चुका है? और अगर ये शुरू हो चुका है तो फिर तो ऐसे लगता है कि आने वाले दिन जो हैं वो बड़े पुरखतर होंगे। जी यकीनी तौर पे। एक तो मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहूँगा, जो डॉक्टर ज़हरा ने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की थी जिसको मैं दोबारा स्ट्रेस करना चाहूँगा कि ये जो हम इसकी जेनेटिक एनालिसिस के थ्रू हम वेरिएंट को जानने की कोशिश करते हैं, इसका हमारा एक पर्पज़ तो रिसर्च होता है ताकि उस हवाले से हम अपनी तैयारी कर सकें, और दूसरा हम उसको बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं कि एक कुछ मखसूस जो जीनियाती तब्दीलियां हैं उसके नतीजे में उसकी खसूसियात में उसकी ऐसी कौन सी तब्दीली आई है जिसकी का हमें बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। तो एक आम जो पाकिस्तानी है उसके लिए ये जानना काफ़ी है कि जी उसको कोविड है। हमें पता है कि कोविड जो है वो फैलता किस तरीके से है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा इसलिए कि हमने एक ब्रेक पे जाना है, तो नाजरीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अपने हाथ बार बार धोएं, मास्क पहने जब आप बाहर किसी पब्लिक एरिया में होते हैं। वैक्सीनेटेड होकर हम इससे बच सकते हैं। वही सारी एहतियातें जो हमने कोरोना वायरस के अंदर की थी। सबसे पहले खुद की अपनी प्रोटेक्शन करनी है, फेस मास्क लगानी चाहिए, तो प्लीज़ फॉलो करना, लाइक मास्क पहनना और सैनिटाइजर यूज़ करना। मास्क यूज़ कर लें, सोशल डिस्टेंस रख लें तो हम इससे बच सकते हैं। जिधर ज़्यादा रश हो उस तरह की जगह अवॉइड कर रहे हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेटेड हूँ एंड आई एम बूस्टर वैक्सीनेटेड एज वेल। अभी जो कर रही हूँ वैक्सीनेटेड भी हूँ और जो मास्क है उसका पूरा इस्तेमाल कर रही हूँ। महफूज रखने के लिए अपने आप को बस बचाना पड़ता है। जैसा आप मास्क लगा रहे हैं इस तरह हमें भी मास्क लगानी चाहिए। वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहब, मुझे एक और बड़ी बुनियादी मालूमात चाहिए आपसे अपने नाजरीन के लिए, और वो ये है कि हम किस बुनियाद पे इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में इतने फ़ीसद अब ओमिक्रॉन है। ज़ाहिर है कि आप सैम्पल्स लेती होंगी, उनको टेस्ट करती होंगी, तो आपकी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? आप कितने टेस्ट करती हैं और इस किस चीज़ को ये बुनियाद बनाती हैं ये बयान देने के लिए कि पाकिस्तान में अब इतने फ़ीसद ओमिक्रॉन है या इतने फ़ीसद डेल्टा है? तो इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिए। मैं सिर्फ आगा खान यूनिवर्सिटी की जो हमारी लेबॉरेटरी है, जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बात कर सकती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास सैम्पल्स ज़्यादातर कराची ही से आते हैं
और हम जो सर्वेलेंस कर रहे थे वो WHO के सपोर्ट के थ्रू कर रहे थे इस साल में। और हमने कोशिश की है कि जो हमारे इन पेशेंट्स हैं, अस्पताल के इन पेशेंट्स, और रोज़ कराची के जो कुछ सैम्पल्स हैं, रैंडम सैम्पल्स 10 अदद 20 अदद, उनको देखते हैं। तो ये जो भी हम ट्रेंड्स देख रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं लेकिन कम हैं। मतलब वो पूरे मुल्क का जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन हमने क्योंकि पूरे साल में किया हुआ है कंसिस्टेंटली, हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड्स हमने देखे हैं इनके वेरिएंट्स, अल्फ़ा, पहले बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा और अब ओमिक्रॉन हमने आइडेंटिफाई किया है, ये ट्रेंड्स रिप्रेजेंट करते हैं जो बाकी मुल्क के हिस्सों में हो रहा हो। हालांकि टाइमलाइन में फ़र्क आ सकता है कि हम कराची में एक वक्त में किसी वेरिएंट का ट्रेंड देख रहे हों और फिर पंजाब या इस्लामाबाद में ट्रेंड अलग हो। डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन के लिहाज से वक्त की कमी के बायस मैं आपको ज़रा इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बता दीजिए कि इस मौके पे आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो कराची ही तक अगर हम महदूद रखें अपने आप को, तो आप ये कह सकती हैं कि इतने फ़ीसद वायरस जो सर्कुलेट कर रहा है कराची में वो ओमिक्रॉन है? देखिए अभी तक तो पिछले महीने तक तो डेल्टा 90% था, 90%, ठीक है, और हमने ओमिक्रॉन पिछले महीने में ही आइडेंटिफाई करना शुरू किया है और हमने चंद ही केसेस अभी कंफर्म किए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो डेल्टा की परसेंटेज गिर रही है। तो अब हो सकता है कि एक और वायरस आए, हो सकता है ओमिक्रॉन के उसको रिप्लेस करे, ये हमें नहीं पता, ये हमें वक्त बताएगा। लेकिन अहम बात यह है कि हिदायत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब से सब ओपनिंग हो गई हैं, लोगों ने अपना गार्ड बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है। लोग भूल गए हैं कि कोविड अब भी है और ओमिक्रॉन के वक्त में हमें याद रखने की ज़रूरत है कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने हदायत की बात की। डॉक्टर साहब से आखिर में ये पूछते हैं कि एक तो आपने ये फरमाया कि बहुत तेज़ी से फैलाव हो रहा है इस वक्त और आने वाले दिनों में बहुत सारे केसेस का इम्कान है। जब केसेस ज़्यादा होंगे तो लोग बीमार भी उसी तनासब से ज़्यादा होंगे, अस्पतालों में भी जाएंगे। तो जनवरी का जो महीना है ये कोई ज़्यादा अच्छी खबर लगता है कि नहीं रखता हमारे लिए। आप ये फरमाइए कि ओमिक्रॉन की जो खसूसियात हैं उसको सामने रखते हुए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को क्या करना चाहिए, और बतौर हुकूमत आप इस सिलसिले में क्या इक़दामात कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं लोगों के हवाले से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि लोग इसको बिल्कुल इसी तरह से ट्रीट करें जिस तरह से वो पहले कोविड के वेरिएंट्स को ट्रीट करते आए हैं। तो वो तो बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। नहीं, यहीं पे आके हम गलती करते हैं, जिसकी वजह से हमने पिछली वेव्स में भी सफ़र किया। तो इसमें मेरी जो दरख्वास्त ये होगी कि हमारे जो स्टैंडर्ड मेजर्स हैं, जिसके अंदर जब भी आप इंडोर जाते हैं, गैदरिंग्स के अंदर जाते हैं, तो आपने मास्क पहनना है, आपने बार बार अपने हाथ धोने हैं या सैनिटाइज़र्स यूज़ करना है। अगर आपको खुदा न खास्ता कोई सिम्टम्स हैं तो कोशिश ये करें कि फ़ौरी तौर पे अपना टेस्ट करवाएं, ताकि अगर पॉजिटिव आता है तो आप आपको आइसोलेट कर सकें, ताकि आपके प्यारे जो हैं दोस्त, आपके अज़ीज़, वो इसकी वजह से महफूज रह सकें। और फिर अगर खुदा न खास्ता आपकी जो है सिम्टम्स और अलामात का जो है वो इस नौइयत की हो जाती हैं कि आपको इलाज की ज़रूरत है, तो फ़ौरी तौर पे अस्पताल पहुँचें। तो गोया वही एहतियातें जो आम तौर पे लोगों को करनी चाहिए कोरोना के सिलसिले में, वो अब भी बहुत ज़रूरी हैं और ज़्यादा तवज्जो से करनी बहुत ज़्यादा। लेकिन जो दूसरी ख़ास तौर पे जो मैं लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा इस हवाले से, जो मेरी बात से लिंक है, वो अभी तक की जो एविडेंस ये हमें बताती है कि हमारी जो वैक्सीनेशन है वो हमें इससे भी प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे लोग जो हैं, जो मुस्लिम ममालिक में जहाँ ज़्यादा लोग ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, वहाँ इसकी इन्फेक्शन ज़रूर हो रही है, लेकिन उन लोगों को क्योंकि जो बीमारी की जो नौइयत है वो बड़ी मामूली किस्म की होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिकली फिर रहे होते हैं। और मैसेज ये है कि मैक्सिमम लोगों को पाकिस्तान में अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं भी लगवाई तो अब वक्त है कि वो लगा लें, तो वो महफूज हो सकते हैं। और दूसरे ये कि 30 साल से उम्र से ज़्यादा जो लोग हैं उनको बूस्टर भी लगवाना चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं ख़ास तौर पे इस वक्त मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे तकरीबन जो है वो 62 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जो कि मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेट हो चुके हैं। डॉक्टर राना,
डॉक्टर ज़हरा, प्रोग्राम में शमूलियत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज की बहस का लुबे लबाब ये है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। ओमिक्रॉन की सूरत में आने वाले दिनों में केसेस की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। इस सिलसिले में अभी से अगर वो उन तमाम SOPs के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए, और ख़ास तौर पे अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो फौरी तौर पे वैक्सीन लगवा ली जाए। अगर आपने पहली डोज़ लगवाई है और 28 दिन से ज़्यादा का वक्फा हो चुका है तो दूसरी डोज़ लगवाइए, और अगर दूसरी डोज़ के बाद 6 महीने गुजर चुके हैं और आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो फिर बूस्टर लगवाइए। अगर ये इक़दामात कर लिए जाएँ तो हम ऐसी सूरत हाल से बच सकते हैं कि जिनमें लॉकडाउन्स की ज़रूरत पेश आए। ये सब हमारे हाथ में है। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।